Hello, 8th class students. We celebrate Independence Day every year on 15 August. We watch our Prime Minister hoist the national flag at Red Fort and give a speech. But have you thought, क्या आपने सोचा है? Who India gained independence from? What was India like before independence? To understand all this, we have to go back in time about 350 years back. ओके हमें अपनी आज़ादी कैसे मिली और इसके बारे में हमें बहुत पीछे जाकर पता लगाना पड़ेगा. ओके सो स्टूडेंट्स, in the 17th century, several European traders arrived in India. First came the Portuguese, then the Dutch, followed by French and finally the English. Each of them formed their own East India Company to trade with India. This one, the picture, office of the English East India Company. Okay. All these companies wanted to trade with India for two reasons. देखो 17th सेंचुरी में बहुत से यूरोपियंस ट्रेडर्स मीन्स जो यहाँ पर सामान खरीदने और बेचने के इरादे से इंडिया में उन्होंने एंट्री की. सबसे पहले पोर्टुगीज़ आए, फिर डच और उनके बाद फ्रेंच और फाइनली यहाँ पर ब्रिटिशर्स आए. और उनका यहाँ पर आने का टू रीज़न था. वन, इंडिया वॉज रिच इन स्पाइसेस एंड कॉटन टेक्सटाइल. ओके. एंड सेकंड क्या था? इंडिया वॉज अ ह्यूज मार्केट फॉर देयर गुड्स. Sir Thomas Roe, an English ambassador to the court of Emperor Jahangir, got the permission for the English East India Company to trade in India. देखो हमारे यहाँ भी सुल्तान होते थे और बाहर से जब भी कोई आता था फॉर ट्रेड के लिए उनको परमिशन लेनी होती थी यहाँ के सुल्तान से. तो उस टाइम सबसे पहले सर थॉमस रो आए थे जो कि इंग्लिश एम्बेसडर थे और उन्होंने एम्परर जहांगीर से क्या की, परमिशन ली अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कि हम लोग यहाँ पर अपना ट्रेड स्टार्ट करने वाले हैं, आप हमें परमिशन दें. ओके. व्हेन द परमिशन वाज ग्रांटेड, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्विकली एस्टेब्लिश्ड फैक्ट्रीज. कहाँ लगी, उनको परमिशन मिल गई और ये फैक्ट्रीज उनकी कहाँ हुई? सूरत, बहरोच, बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास and many other places. The company's trade proved to be very successful. This made them powerful. So they started carrying out conquest in India. ओके वो इतने पावरफुल हो गए, उन्होंने धीरे धीरे क्या करना स्टार्ट किया, इंडिया को अपने अंडर में लेना चाहा. इन 1757 century it won the battle of Plassey, fought with Sirajuddaulah, the Nawab of Bengal, and Mir Jafar, his commander-in-chief. In this war, the company led by Robert Clive was helped by Mir Jafar, who betrayed Sirajuddaulah. ओके. उनका प्लासी में बैटल ऑफ प्लासी हुआ जिसमें रॉबर्ट क्लाइव कौन थे? उनके कमांडर इन चीफ बने मीर जाफ़र, जिन्होंने उनकी हेल्प की सिराजुद्दौला को हराने में. ओके. और फर्स्ट वॉर यही हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी, जो कि ब्रिटिशर्स का हमारे इंडिया के ही जो नवाब थे सिराजुद्दौला उनके साथ हुआ. एंड द सेकंड वन स्टूडेंट, अब ब्रिटिशर्स के अलावा यहाँ पर फ्रेंच भी थे, डच भी थे. ओके.
अब ब्रिटिशर्स ने ये सोचा कि अगर हमें इंडिया को अपने अंडर में लेना है तो यहाँ जितने भी बाहर से आए हुए हैं उन सभी के साथ उनको वॉर करनी पड़ेगी, युद्ध करना पड़ेगा, ताकि हम इंडिया पर अकेले ही हुकूमत हासिल करें। तो उन्होंने क्या किया, द एंग्लो फ्रेंच वॉर्स fought between the French and the English East India Companies, ended French trade in India and established the supremacy of the British East India Company। और उनके बीच क्या हुआ, एंग्लो फ्रेंच वॉर हुआ, जिस कारण क्या हुआ, उन्होंने फ्रेंच ट्रेड को फिनिश कर दिया और अपना यहाँ पे राज हासिल किया। ओके। इन 1764 सेंचुरी इन द बैटल ऑफ बक्सर, अब सेकंड जो उनका था, देखो फर्स्ट उनका था बैटल ऑफ प्लासी, जो फर्स्ट वॉर हुआ ब्रिटिशर्स का, और द सेकंड वन एंग्लो फ्रेंच वॉर, जो कि किसके बीच में हुआ, फॉट बिटवीन द फ्रेंच एंड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और अब उनका थर्ड था 1764 सेंचुरी में बैटल ऑफ बक्सर, किनके बीच हुआ, the British defeated the Mughal Emperor Shah Alam II and Shwajuddaulah, the नवाब ऑफ अवध, क्योंकि उनको धीरे धीरे अपने पूरे इंडिया को अपने अंडर में लेना था। तो उन्होंने जो बैटल किया, जो उनकी वॉर हुई, वो मुग़ल, जो लास्ट मुग़ल एम्परर शाह आलम थे और शवाजुद्दौला जो नवाब थे अवध के, उनके साथ उनका वॉर हुआ, बैटल ऑफ बक्सर। एज अ रिजल्ट द ब्रिटिश वॉन द दीवानी राइट्स ऑफ प्रेजेंट डे बंगाल, बिहार, झारखंड एंड ओडिशा। ओके, ब्रिटिशर्स जीत गए और उनको दीवानी राइट्स मिला। अब ये दीवानी राइट्स क्या होता है स्टूडेंट, कि बंगाल, बिहार और झारखंड और उड़ीसा को उन्होंने अपने अंडर में ले लिया, और जितना भी दीवानी राइट था, मींस राइट टू कलेक्ट रिवेन्यू, जो कि टैक्स लगता था ज़मीन पर, वो सारा का सारा वो क्या करने लगे, उनके पास जमा होने लगा। द मुगल फेस्ड फर्दर ह्यूमिलिएशन व्हेन द कंपनी गेव देम अ फिक्स्ड रेगुलर इनकम विच वॉज जस्ट इनफ फॉर देयर सर्वाइवल। और मुगल्स थे, जो हमारे एम्परर थे, उनको बहुत ही उनको अपनी शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा, और बार बार वो उनको अपने टाइम में, उस टाइम बहुत शर्म महसूस होने लगी। कंपनी गेव देम अ फिक्स्ड रेगुलर इनकम, क्योंकि कंपनी ने उनसे सभी के सभी राज करने के जितने भी राइट्स थे वो छीन लिए, और उनकी एक रेगुलर इनकम, उनको एक इनकम के तौर पर रखने लगी। ओके, आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर द कंपनी स्टार्टेड कंक्वेयरिंग अदर इंडियन किंगडम। बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो ब्रिटिशर्स थे वो पावरफुल हो गए। उन्होंने सोचा कि हम धीरे धीरे अब पूरे के पूरे इंडिया पर अपना राज करेंगे, उसको अपने अंडर में लेंगे। सो क्या किया, दे स्टार्टेड कंक्वायरिंग अदर इंडियन किंगडम, और जो इन भारत में उस टाइम जगह जगह पर जो नवाब थे और भी जो छोटे मोटे सुल्तान थे, जिनका थोड़ा बहुत एरिया था, तो उन्होंने सोचा इनको हम हराएं और इनको अपने अंडर में लें। सो क्या हुआ, 1799 सेंचुरी में इट वॉन ओवर मैसूर बाय डिफीटिंग टीपू सुल्तान इन द बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम। उन्होंने टीपू सुल्तान को हराया मैसूर में। Over a period of time, the British East India Company defeated the Marathas, the ruler of Awadh and Punjab। उसके बाद वो धीरे धीरे सबको हराते चले गए, जिनमें कि मराठा आए, the ruler of Awadh and Punjab। The company also introduced several policies, और जिसके अंडर में वो इंडिया को अपने अंडर में लेते चले गए।
And the students, over the period from 1757 to 1857, the political, social and economic and religious policies followed by the British government in India had caused resentment and discontent among the people in India. Several uprisings erupted in different parts of the country. Most of these uprisings were localized and were easily put down by the British. The wave of dissatisfaction against the British rule continued to simmer and finally culminated in the revolt of 1857. Okay, revolt means to resist or fight against an authority or to rise against a ruler or a government to show that you do not accept the control of that authority. एक रिवोल्ट उठा, एक विद्रोह हुआ, और विद्रोह के उठने का कारण ये था कि हम लोग आपकी जितनी भी पॉलिसी हैं उनके लिए हम सेटिस्फाइड नहीं हैं. ओके, और जितनी भी पॉलिसी उन्होंने बनाई वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की, और धीरे धीरे सभी लोगों के मन में उनके खिलाफ बगावत आने लगी कि हम इन चीज़ों को नहीं मानेंगे. ओके, सो अब हम इसी के बारे में इस चैप्टर में रीड करेंगे. ओके स्टूडेंट, this one is our 6th chapter and the name of the chapter is Revolt of 1857. It means उसके बाद जितने भी ब्रिटिशर्स ने पॉलिसी इंडिया के लिए निकाली, फर्स्ट टाइम क्या हुआ, सभी में नाराज़गी होने लगी और वो उस चीज़ को डिनाई करने लगे, और यहीं से स्टार्ट हुआ रिवोल्ट ऑफ 1857. ओके, अब यहाँ पर ऐसी क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या इंसिडेंट हुए, किन्होंने ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, वो सारी की सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. So student, this one is our 6th chapter and the name of the chapter is Revolt of 1857. Okay, 1857, and there are some objectives that we will read in this chapter. The first one is causes of revolt. इस revolt होने के क्या क्या मेन कारण थे. Centers of revolt, it means ये कौन कौन सी जगह चुनी गई जहाँ पर जो revolt करने वाले थे वो इकट्ठे हुए और जहाँ पर उन्होंने एक दूसरे के साथ बात की, सेंटर जो मेन बने. ओके, एंड सप्रेशन ऑफ रिवोल्ट, कैसे फैली ये चीज़ें, और रीजंस फॉर फेलियर ऑफ रिवोल्ट. इट मीन्स अगर ये रिवोल्ट हुआ तो वो फेल भी हुआ और उसके क्या क्या रीज़न थे फेल होने के. एंड द नेचर ऑफ रिवोल्ट, इट मीन्स जब भी कोई चीज़ हो जाती है तो उसका इफ़ेक्ट दूर दूर तक फैलता है और उसमें क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या कमियां थी और उसका क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ा, वो सारी की सारी चीज़ें, और उसको रिवोल्ट को करने वाले कौन कौन लीडर थे, उन सभी बातों को हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, जस्ट रिमेंबर कि रिवोल्ट ऑफ 1857 को फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बोला गया. क्यों बोला गया, अब ध्यान से सुनो. देखो, बैटल तो बहुत से सभी के बीच में होते थे. स्टार्टिंग में पृथ्वीराज चौहान का जो फर्स्ट जो यहाँ पर मुस्लिम आए, कौन था वो, महमूद गौरी, उसके साथ भी युद्ध हुआ था तो उसमें पृथ्वीराज चौहान हारे थे, तो उसको हम बैटल बोलेंगे, उसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं बोलेंगे. उसके बाद धीरे धीरे बहुत से एम्परर आते चले गए और उनका एक दूसरे के साथ बैटल होता चला गया. अब ब्रिटिशर्स भी आए, ब्रिटिशर्स का भी तो क्या हुआ था, हमारे जितने भी यहाँ के एम्परर थे उनके साथ उनका बैटल हुआ. और लेकिन जो यहाँ जो रिवोल्ट हुआ 1857 में,
उसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसलिए बोला गया क्योंकि रियल में रहने वाले लोगों के बीच में ये बात आई कि ये ब्रिटिशर्स हमारे खिलाफ बहुत सी पॉलिसी निकाल रहे हैं और हम इस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं हैं और इनको हमारे देश से निकल जाना चाहिए। रियल में उस टाइम उनके दिमाग में ये चीज़ आई कि हाँ, ये ज़मीन हमारी है और हम इस पर रह सकते हैं और इनका हमारे यहाँ पर कोई राइट नहीं है रहने का। तो वो एकजुट होते चले गए एक दूसरे के साथ और उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ बहुत से रिवोल्ट किए, बहुत सी आवाज़ें उठाई और उन्होंने तभी से इस वॉर को बोला गया कि यहीं रियल में इंडिपेंडेंस यहीं से स्टार्ट हुई, पहली स्वतंत्रता की लड़ाई। ओके, क्योंकि इसमें मुस्लिम जितने भी मुस्लिम थे यहाँ पर रहने वाले, क्योंकि वो तो आकर बस गए थे मुस्लिम से, और जितने भी यहाँ पर हिंदू रह रहे थे सभी ने एक साथ मिलकर इस रिवोल्ट में काम किया और ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाने के लिए उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई और ये इन्होंने ये बोला कि ये देश हमारा है और इनको यहाँ से जाना चाहिए। तो दैट्स वाई इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से बोला गया। ओके, और चलो इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। एंड द स्टूडेंट 100 years after 100 years क्या हुआ? देखो 100 ईयर आफ्टर क्यों हुआ? क्योंकि सबसे पहले ब्रिटिशर्स कब आए थे यहाँ पर? 17th सेंचुरी में। ओके, उन्होंने यहाँ पर वो आ चुके थे, लेकिन उस टाइम क्या था, वो इंडिया को अपने अंडर में लेते चले गए और उस टाइम किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई थी। बट क्या हुआ? आफ्टर 100 ईयर्स द बैटल ऑफ प्लासी। क्या हुआ? बैटल ऑफ प्लासी हुई। किसके बीच में हुई? सिराजुद्दौला। ये किस किस के बीच में हुई? सिराज उद दौला और जो कि कौन थे? नवाब ऑफ बंगाल। ये थे नवाब ऑफ बंगाल। और इनकी जो बैटल हुई किसके बीच हुई? किसके बीच? नवाब ऑफ मीर जाफ़र। मीर जाफ़र। ये मीर जाफ़र कौन था भाई? ये थे कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ थे। किस में थे ये? जो रॉबर्ट क्लाइव थे, ध्यान से सुनना अभी, रॉबर्ट क्लाइव जो कि कंपनी में कौन थे? जिनकी कमांडर थे ये ईस्ट इंडिया कंपनी में, और इन्हीं के साथ मीर जाफ़र मिले हुए थे। और इनकी ये देखो पॉलिसी थी, ये कूटनीति थी कि यहीं के लोगों को अपने साथ मिलाकर और फाइट की जाए। तो मीर जाफ़र ने इनकी तरफ से सिराजुद्दौला के साथ फाइट की थी, युद्ध किया था। तो क्या हुआ था? सिराजुद्दौला हार गए थे। ओके, सो अब इस बैटल के बाद क्या हुआ? Anger against the unjust and oppressive British government took the form of a revolt that shook the very foundation of British rule in India. Okay, ब्रिटिश रूल हो गया था, फैल गया था। क्या फैला था? ब्रिटिश रूल। धीरे धीरे ऐसे ब्रिटिश रूल फैलता चला गया, वो एक दूसरे को हराते चले गए। जितने भी यहाँ पे नवाब थे उनके साथ उन्होंने फाइट की और वो जीतते चले गए। फिर क्या हुआ? 1857 में रिवोल्ट हुआ। 1857 का ही जो रिवोल्ट था, अब देखो आगे हम इस चीज़ को पढ़ेंगे, लेकिन हम ये जान लें यहाँ पर कि बैटल के बाद क्या हुआ? रिवोल्ट हुआ। यहीं से मेन सोड द सीड्स ऑफ इंडियन, यहीं से बीज बो दिया गया। सीड्स ऑफ इंडियन
nationalism, which lay dormant in the subconscious of the Indian people. Okay, it started the movement which was a continuous struggle against the British rule till 1947. और यहीं से जो मूवमेंट है, मूवमेंट स्टार्ट होते चले गए किसके खिलाफ? अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। ओके, और कब तक हुए ये? टिल, जब तक आज़ादी हासिल नहीं कर ली, टिल 1947 तक। ओके, एंड द स्टूडेंट, ब्रिटिश हिस्टोरियंस जो हैं, ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने इस रिवोल्ट को नाम दिया सीपॉय म्यूटाइनी। ओके, जो ये रिवोल्ट हुआ उन्होंने इसको ये नाम दिया। लेकिन हमारे जो इंडियन हिस्टोरियंस हैं, इंडियन हिस्टोरियन, उन्होंने इसको क्या बोला? एज अ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से इन्होंने इस रिवोल्ट का नाम दिया। गॉट इट? एंड द स्टूडेंट, देखो किसी भी चीज़ के होने के पीछे उसके रीज़न होते हैं, और यहाँ जब रिवोल्ट इतना बिग लेवल पर स्टार्ट हुआ तो इसके भी तो कोई ना कोई रीज़न होंगे। सो कॉजेज ऑफ रिवोल्ट, so that time there were the two main reason of the revolt of 1857, और वो क्या थे? फर्स्ट वन इज पॉलिटिकल रीज़न। पॉलिटिकल रीज़न था, उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि पॉलिटिकल रीज़न में क्या क्या चीज़ें थी। एंड द सेकेंड वन इज इकोनॉमिक कॉजेज। सॉरी, देयर वर दैट टाइम द थ्री मेन रीज़न। द सेकेंड वन इज इकोनॉमिक causes, and the third one is social and religious causes. Social and religious। देखो, इन्होंने ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी थी उन्होंने तीन तरह से यहाँ के रहने वाले लोगों पर इफ़ेक्ट किया। एक तो पॉलिटिकल थी, पॉलिटिकल में जो एम्परर आए उनके बीच। इकोनॉमिक में उनकी जो हालत थी वो डे बाय डे बिल्कुल गिरती चली गई। एंड थर्ड वन इज सोशल एंड रिलीजियस, जो उन्होंने उनके धर्म की चीज़ों को भी काफ़ी हानि पहुँचाई। वो कैसे की? चलो इसको हम डीपली रीड करते हैं, पढ़ते हैं। ओके Students, the company also introduced several laws and policy. उन्होंने बहुत से पॉलिसी और लॉ बनाए, लाइक द सब्सिडायरी अलायंस एंड द डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स। उस टाइम की सबसे मेन पॉलिसी यही थी उनकी बनाने की, ताकि धीरे धीरे उनको क्या हो कि इंडिया का किस तरह से किंगडम अपने अंडर में लेना है, उनको ये पॉलिसी बनाई। सो यहाँ हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन क्या थी यहाँ पर? सब्सिडायरी alliance. Okay, and the second one is doctrine of lapse. Okay, so first one is given here, subsidiary alliance। ये क्या थी? to expand their rule। ये किस चीज़ के लिए बनाई? एक्सपैंड, अपने रूल को बढ़ाने के लिए, एक्सपैंड देयर रूल। ओके, और इसमें क्या हुआ? सब्सिडायरी अलायंस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली। और ये थी, ये किसने बनाई? इंट्रोड्यूस्ड बाय, कौन थे वो? गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली। ओके, जस्ट रिमेंबर कि सब्सिडायरी अलायंस इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली। ओके,
इन्होंने क्या किया, अब लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या किया, according to the term of his alliance, Indian rulers cannot have their own army. It means subsidiary alliance में क्या हुआ कि जितने भी इंडियन रूलर्स थे, इंडियन रूलर्स, इस चीज़ को ध्यान में रखना कि सब्सिडायरी अलायंस को बनाने का मेन रीज़न क्या था कि जितने भी इंडियन रूलर्स थे कैन नॉट हैव देयर ओन आर्मी, कि इनकी अपनी आर्मी नहीं होगी। अब ये बात बिल्कुल ध्यान से सोचें सभी कि एक राजा किस तरह से सरवाइव कर सकता है जब उसके पास उसकी पावरफुल और स्ट्रॉन्ग आर्मी हो, तभी तो वो राज कर सकता है। और उन्होंने क्या सोचा कि यहाँ के राजाओं को कमज़ोर कैसे बनाया जाए, उन्हें कमज़ोर बनाने के लिए ये रूल निकाल दिया कि उनके पास उनकी अपनी आर्मी नहीं होगी, और आर्मी नहीं होगी तो अपने आप ही क्या हो गए, वीक हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, और हम उनके राज्य को अपने अंडर में ले लेंगे। ओके, इंस्टेड दे वर प्रोटेक्टेड बाय द कंपनीज ट्रूप। और क्या होगा, अगर आप लोगों को देखो, रूलर्स क्या करते थे, अपने प्रोटेक्शन के लिए भी तो आर्मी रखते थे, तो इन्होंने क्या बोला, अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए तो हमारी कंपनी आपकी प्रोटेक्शन करेगी, आपको अपनी आर्मी नहीं रखनी है। तो क्या हुआ, इंस्टेड दे वर प्रोटेक्टेड, सो दे वर, रूलर्स वर प्रोटेक्टेड by the company's troops। ओके, और फिर क्या हुआ, सब्सिडायरी अलायंस से क्या हुआ, जो ये पॉलिसी थी सब्सिडायरी अलायंस, इससे क्या हुआ बेटा, इससे ये हुआ, दिस गेव ब्रिटिश कंप्लीट कंट्रोल ओवर द फॉरेन अफेयर्स ऑफ दैट रूलर। कंप्लीट कंट्रोल हो गया, कंप्लीट कंट्रोल किस पर हुआ, ओवर द फॉरेन अफेयर्स ऑफ दैट रूलर्स। ओके, गॉट इट। एंड सेकेंड पॉलिसी कौन सी थी उनकी, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स क्या थी, वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नर जनरल। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड, किसने बनाया इसको, इंट्रोड्यूस्ड बाय हुज, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। ओके, सो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। साथ के साथ आप नोट करते हुए चलेंगे मेन पॉइंट्स। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट वाज द पॉलिसी दैट टाइम, और इसके इनमें क्या क्या चीज़ें रखी गई। ओके, इसमें क्या था बेटे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में कि जो कंपनी थी उस टाइम, कौन सी कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने क्या किया, ये पॉलिसी बनाई, द डॉक्ट्रिन अलाउड द कंपनी टू एनेक्स एनी प्रिंसली स्टेट हुज रूलर वॉज इनकम्पिटेंट और डाइड विदाउट अ नेचुरल मेल हेयर। इट मीन्स, अब ध्यान से सुनना इस बात को, इसमें क्या था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में कि इस पॉलिसी में ये हुआ कि जिस राजा का कोई वारिस नहीं होगा, ओके ध्यान से सुनना, या जिस राजा का कोई वारिस नहीं होगा तो वो अपना उत्तराधिकारी या वारिस गोद नहीं ले सकते, या कोई भी राजा हुआ उसका राज करते टाइम डेथ हो जाए, वो मर जाए, या वो इनकम्पिटेंट मतलब उसमें कोई भी स्किल ना हो राज को चलाने के लिए, अगर वो मर जाए तो कोई भी उत्तराधिकारी उसकी राजगद्दी को नहीं संभालेगा। ओके, क्या था, अब अगेन कंपनी टू एनेक्स क्या करेगी, कंपनी
टू एनेक्स। एनेक्स का मतलब है मिला लेगी अपने अंदर उसको। एनी प्रिंसली स्टेट, princely state whose ruler was incompetent, whose ruler was incompetent। इनकम्पिटेंट मीन्स जिसमें कोई स्किल ना हो राज करने की। और डाइड, और जो मर जाए, और डाइड विदाउट अ नेचुरल मेल हेयर। इट मीन्स, हेयर मीन्स कि उनका कोई अपना वारिस ना हो, उनकी कोई अपनी औलाद ना हो, और जो राजा इनकम्पिटेंट हो, राज करने के लायक ना हो, तो क्या करेगी वो, उसके किंगडम को अपने अंदर मिला लेंगे। ओके, अब इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का क्या मेन इफेक्ट रहा, अब लिसन ध्यान से सुनो। रानी लक्ष्मीबाई को आप जानते हैं, उन्हीं की लड़ाई ब्रिटिशर्स के साथ क्यों हुई, क्योंकि उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बनाई। तो रानी लक्ष्मीबाई का तो अपना कोई बच्चा था ही नहीं, उन्होंने गोद लिया था, और इसी कारण उन्होंने इसी पॉलिसी के खिलाफ ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई लड़ी। ओके, सो द मराठा किंगडम, क्या इफेक्ट हुआ, द मराठा किंगडम, झांसी एंड अवध, झांसी एंड अवध, क्या हुआ इनमें, अवध, वर एनेक्स्ड, वर एनेक्स्ड, एनेक्स्ड मीन मिला लिए गए, अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इज दैट क्लियर? एंड द स्टूडेंट, अब इस वीडियो में हम यहीं तक रीड करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो और अदर टू मेन रीज़न थे, टू मेन कॉजेज़ थे, वो क्या थे, इकोनॉमिक कॉजेज़, इकोनॉमिक कॉजेज़ एंड सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज़ थे, that we will read in our next video. Okay, so till then keep reading. I think you got it. Till then keep reading.